तो अपन क्या करेंगे, माइनिंग सरदार अपन क्या करते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं, पहले क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि जो हमारे डीजेएमएस वाले सर लोग जुड़े हुए हैं, जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का तैयारी कर रहे हैं, उनका एक बार क्लास हो जाए। उसके बाद माइनिंग सरदार का जो भी हम डिस्कशन करेंगे आखिरी में क्लास होने के बाद करेंगे, ताकि वो लोग जा सके, है ना, उनका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले जो हमारा ये टॉपिक है पहले ये जो टॉपिक है उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, जनरल सेफ्टी। तो क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सरदार से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है कि कितने दिन और रुका है, एसएससीएल का एग्जाम जो स्टे लगा है और कितना दिन है, वो सारा चीज हम क्या करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि जो डीजेएमएस वाले जुड़े हुए हैं, एग्जाम जो स्टे लगा है और कितना दिन है, जुड़े हुए हैं, वो जा सके, है ना। फिर अपन क्या करेंगे, लास्ट में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा सिलेबस में क्या है, जनरल सेफ्टी। ठीक है, जनरल सेफ्टी के अंदर अगर आप सिलेबस देखें तो ये सारा चीज आता है। एक मिनट, ये जनरल सेफ्टी का सिलेबस है डीजीएमएस का। ओके, जनरल सेफ्टी का सिलेबस है डीजीएमएस का, जिसमें सेफ्टी इन माइंस, रिस्क मैनेजमेंट आता है। ठीक, एयरबॉर्न डस्ट, माइन फायर्स, इंडस्ट ऑफ वाटर, hazards due to extreme weather condition in open cast and its mitigation, occupational hazards in mining and precaution, biological hazards, chemical hazards, working at height. ओके, तो हम चालू करेंगे आज जनरल सेफ्टी में, सेफ्टी इन माइंस, ड्यूटी ऑफ केयर। ओके, ड्यूटी ऑफ केयर से अपन आज चालू करते हैं, उसमें फिर आगे पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल हजार्ड ऑफ माइनिंग। ठीक है, माइनिंग से जो भी ऑक्यूपेशनल हजार्ड होता है ना, ऑक्यूपेशनल हजार्ड होता है, उसके कारण कारण देखेंगे, कॉजेज क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को कैसे प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, एक्सीडेंट की क्लासिफिकेशन, ये सारा चीज आज हम पढ़ेंगे। चलिए। ठीक है, ड्यूटी ऑफ केयर। ड्यूटी ऑफ केयर क्या होता है, देखिए, ड्यूटी ऑफ केयर का मतलब होता है प्रोएक्टिव एक्शन बाय एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, मैन्युफैक्चरर, मतलब जो भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर्स हैं, इरेक्टर्स ऑफ माइंस एंड प्लांट्स फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन एंड सेफ्टी ऑफ माइंस। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर, सेल्फ एम्प्लॉयड, उनका प्रोएक्टिव एक्शन। ठीक है, एक्टिव एक्शन, ताकि जिसके मतलब ऐसा एक्शन करें, वो उनका एक्शन ऐसा हो ताकि सेफ्टी इंश्योर कर सके। ठीक है, सेफ्टी इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन एंड सेफ्टी ऑफ माइन। ठीक है, जो भी आपका ये एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, ये सब क्या करेंगे भाई, ऐसा अपना एक्शन रखेंगे, एक्टिव एक्शन रखेंगे, ताकि उनके एक्शन से सेफ्टी रहे। ठीक है, पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन एंड सेफ्टी ऑफ माइंस। एक मिनट, संजीव को कॉल क्यों आ रहा है। हेलो।
सॉरी 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 किया था मैंने, ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके, ठीक है, अनम्यूट करना भूल गया था। चलो फिर से चालू करते हैं अपन। क्या होता है कि ये ड्यूटी ऑफ केयर के अंदर क्या होता है, हर एक पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी पर्सन का या उस ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू अवॉइड एक्ट्स, ठीक है, किसी ऐसे एक्ट्स को अवॉइड करना जिससे कि किसी और दूसरे को हार्म पहुंचे, ठीक है। तो भाई ड्यूटी ऑफ केयर क्या है, ये एक किसी भी बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन, मान लो माइंड्स है हमारा, वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ऐसा कोई एक्ट ना हो, अवॉइड, हमें ऐसे एक्ट को अवॉइड करना है जिससे कि किसी और को हार्म पहुंचे, ठीक है। मैनेजमेंट जॉब इज टू टेक केयर ऑफ एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट का जॉब क्या है, एम्प्लॉयज का टेक केयर करें, ठीक है। एम्प्लॉयज का टेक केयर कौन करेगा, मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज जॉब इज टू टेक केयर ऑफ कस्टमर्स, एम्प्लॉयज का क्या जॉब है, कस्टमर का कस्टमर का टेक केयर करना, ठीक है। हैप्पी कस्टमर जॉब इज टू टेक केयर ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, और कस्टमर का जॉब क्या है, शेयर होल्डर्स का टेक केयर करना। चलो ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट है, ये था कि ड्यूटी ऑफ केयर होता क्या है। अगर आसान शब्दों में बात किया जाए कि ड्यूटी ऑफ केयर होता क्या है, तो ड्यूटी ऑफ केयर क्या है, हर एक बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सन का और ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, पर्सन का और ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके एक्ट को ऐसे एक्ट को अवॉइड करना है जिससे किसी और को हार्म पहुंचे। Duty of care obligations for employees require that they take reasonable care to ensure that their own health and safety at work and that others, ठीक है। तो ड्यूटी ऑफ केयर में क्या है, एम्प्लॉयज से रिक्वायर किया जाता है कि अब ऐसा रीजनेबल केयर रखें ताकि ये इंश्योर हो सके कि वो अपने अपने हेल्थ का भी उसको क्या करना है, ख्याल रखना है, और सेफ्टी एट वर्क, ठीक है, वर्क में क्या करना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है, और दूसरों का भी सेफ्टी का ध्यान रखना है। कोऑपरेट करके काम करना है, ठीक है, कोऑपरेट करके विद देयर एम्प्लॉयज, जो भी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं तो क्या करते हैं, कॉपरेशन से ही काम होता है, ठीक है, एक दूसरे को कोऑपरेट करके ही काम होता है, ठीक, कोऑपरेट विद देयर एम्प्लॉय एंड कंप्लाई विद इंस्ट्रक्शंस टू मेंटेन अ हेल्दी एंड सेफ वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है, कोऑपरेशन से काम करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को मेंटेन करेंगे ताकि हम हेल्दी और सेफ वर्क एनवायरनमेंट में काम कर सके। Inspection contains important information about the duty of care that is expected of employers, employees, self-employed person, manufacturers, suppliers, selectors, and mines and plants, ठीक है। तो इंस्पेक्शन भी बीच बीच में करना है, ठीक है, इंस्पेक्शन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। इंस्पेक्शन जो भी आप करोगे वर्क प्लेस का, तो उससे आपको क्या मिलेगा, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा कि जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉय से, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, मैन्युफैक्चरर से, सप्लायर से, वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं, ड्यूटी ऑफ केयर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये इंस्पेक्शन भी अपने को क्या करना है, उसके अंदर इंस्पेक्शन भी करना है। It is based on adoption of approach which is generally not prescriptive but self-regulatory. In brief, duty of care required to be exercised by employer for the employees should focus on following, ठीक है। ड्यूटी ऑफ केयर में एम्प्लॉयर को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, ये क्या क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड, एसएमपी हमने पढ़ा था, हजार्ड क्या होता है, रिस्क क्या होता है, ठीक है। तो जो आपका एम्प्लॉयर का क्या है, ड्यूटी ऑफ केयर एम्प्लॉयर के द्वारा कैसा ड्यूटी ऑफ केयर किया जाएगा, एम्प्लॉयर मतलब जिसने जॉब दिया है, ठीक है, वो ड्यूटी ऑफ केयर कैसे कर सकता है अपने एम्प्लॉय के लिए, वो क्या करेगा, जाके क्या करेगा, हजार्ड को आइडेंटिफाई करेगा, है ना, कि कहीं कोई ऐसा सोर्स तो नहीं है जिससे एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। ये क्या करेगा, हजार्ड आइडेंटिफाई किया, मान लो कहीं हजार्ड मिल गया तो उसको क्या करेगा, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, उस रिस्क को मैनेज करेगा, उसको कम करेगा, खत्म करेगा, या जो भी करेगा, है ना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। और अगला क्या है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज प्रैक्टिसेबल, और ये हजार्ड को आइडेंटिफाई किया, रिस्क को मैनेज किया, उसके बाद क्या किया, लास्ट में उसको सॉल्व किया, ठीक है, जो भी हजार्ड मिला उसको सॉल्यूशन दिया, या जो भी है कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज प्रैक्टिसेबल, ठीक है।
प्रैक्टिकेबल, ठीक है। और क्या है, जो प्रैक्टिकल काम हो सकता है उसको कंसीडर करना है कि हाँ आप ऐसे काम कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयर का ड्यूटी ऑफ केयर के अंदर क्या आ सकता है, जो मतलब एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर होते हैं, ठीक। एम्प्लॉयर का ड्यूटी ऑफ केयर में क्या है, जो मैनेजमेंट टीम है वो क्या करेगा, ये सारी चीजें करेंगी, हजार्ड को आइडेंटिफाई करेगी, रिस्क को मैनेज करेगी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देगा जो भी आपका मान लीजिए हजार्ड या रिस्क मिलता है तो। These obligations are all qualified by the term reasonably practicable, which take into account the following, ठीक है। जो भी ऑब्लिगेशंस है उनमें ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। विच टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग, ये सारी चीजें आती है जो भी प्रैक्टिकेबल है, ठीक। पहला क्या है, सेवरिटी। सेवरिटी मतलब क्या होता है, तीव्रता, ठीक है। किसी भी पोटेंशियल इंजरी या हार्म का तीव्रता, उसको पता करना है हमें, एंड डिग्री ऑफ रिस्क, और क्या पता करना है, डिग्री ऑफ रिस्क कैसा है, ठीक है। तो किसी भी पोटेंशियल इंजरी और हार्म की तीव्रता और डिग्री ऑफ रिस्क, कितना रिस्क है ना, कम रिस्क है, ज्यादा रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, वो क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ रिस्क, ठीक है। तो कहाँ आपका अनसेफ चीज को मतलब कहीं हजार्ड है तो उसका हम क्या चेक करेंगे कि उसकी तीव्रता कितनी है, कि मान लीजिए इंजरी और हार्म होगा तो कितना हो सकता है, सिर्फ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट होगा या सीरियस होगा कि फैटल होगा, ये सारा चीज इसके अंदर आता है। स्टेट ऑफ नॉलेज अबाउट द हजार्ड एंड द रिस्क एंड द मीन्स ऑफ मिटिगेशन, ठीक है। और क्या हो सकता है, हजार्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। डिग्री ऑफ रिस्क बोले, डिग्री ऑफ रिस्क मैंने बताया कि कितना रिस्क हो सकता है, हाई रिस्क, ठीक है। रिस्क को मतलब बांट दिया जाता है, हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क, लो रिस्क। तो ये डिग्री ऑफ रिस्क का मतलब कितना ज्यादा रिस्क हो सकता है, ठीक। अगला क्या है, अवेलेबिलिटी, सुटेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ मीन्स ऑफ मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब क्या, एक्शन। मिटिगेशन जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, हमने क्या एक्शन लिया, ठीक है। तो ये जो दूसरा क्या है, स्टेट ऑफ नॉलेज मतलब हजार्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और हमने क्या एक्शन लिया उस हजार्ड को खत्म करने के लिए, उस रिस्क को खत्म करने के लिए, ठीक है। हजार्ड और रिस्क के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और मीन्स ऑफ मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब क्या हो गया, आपको ने क्या एक्शन लिया उसे खत्म करने के लिए। अवेलेबिलिटी, सुटेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ मीन्स ऑफ मिटिगेशन, मतलब जो भी आप एक्शन ले रहे हैं वो क्या अवेलेबल है, सुटेबल है, ठीक है। कॉस्ट आपका सही शॉर्ट लग, मतलब ज्यादा कॉस्ट तो नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें के अंदर आती है, आपको हजार्ड को कैसे मैनेज करेंगे। चलिए, ये टेबल कुछ खास नहीं है। अगला अगला जो है मेन टॉपिक क्या है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड, है ना। ऑक्यूपेशनल हजार्ड ऑफ माइनिंग। तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ठीक है, ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या क्या, माइनिंग से आपका क्या क्या हजार्ड हो सकता है, ठीक। जो हमको ह्यूमन बींग को नुकसान पहुंचे, ठीक है, हजार्ड क्या, तो हमारे ह्यूमन बींग को नुकसान पहुंचे, ठीक। तो जो भी ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स ऑफ माइनिंग कॉजेज एंड प्रिवेंशन, है ना। तो हजार्ड्स क्या क्या हो सकता है, एक तो हजार्ड्स क्या है, फिजिकल हजार्ड्स में देखें, एक फिजिकल, फिजिकल के अंदर क्या, डस्ट, डस्ट से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, कि एक तरीके का क्या हो गया, हजार्ड, ठीक है। नॉइज, बहुत ज्यादा नॉइज होगा तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचेगा, है ना। कान में हमारा क्या, हियरिंग लॉस हो सकता है। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वाइब्रेशन से क्या होगा, हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं मसल्स वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है ना, मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, वाइब्रेशन। ये सब क्या है, हजार्ड है, माइनिंग से होने वाले ये सब क्या है, हजार्ड, ठीक है। हीट एंड ह्यूमिडिटी से क्या हो सकता है ना, हीट एंड ह्यूमिडिटी से हमारे बॉडी में इफेक्ट पड़ता है। क्या है, लाइट, लाइट कम रहेगा तो भी क्या है, हजार्ड हो सकता है। हजार्ड मतलब सोर्स, ठीक है। हजार्ड मतलब क्या होता है, सोर्स ऑफ कोई भी एक्सीडेंट का सोर्स, ठीक है। सोर्स क्या क्या है, लाइट, लाइट क्या है, सोर्स है, कम लाइट रहेगा तो वो क्या है, एक्सीडेंट का सोर्स है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, पहले ही पढ़ा था कि हजार्ड क्या है, सोर्स ऑफ एक्सीडेंट, खतरा भी बोल सकते हो, हाँ, है ना। केमिकल से हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर दिया हमने केमिकल के साथ, ठीक है। गैस पॉइजनिंग हो सकता है, कहीं मीथेन गैस निकल गया, सॉरी, गैस पॉइजनिंग मतलब जहरीला गैस, जहरीला गैस निकल गया माइंस में और हमने उसे ले लिया तो वहाँ खेल खत्म, ठीक है। मेटल पॉइजनिंग, ये सारी चीजें आपके हजार्ड के अंदर आएगा, ठीक है। मैकेनिकल हजार्ड भी होता है
है ना, आपका सीट अच्छा नहीं है गाड़ी का, गाड़ी अच्छा नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, मैकेनिकल हजार्ड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 टाइप के हो गया, एक क्या हो गया, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल। ये तीनों को अपन क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या क्या है। फिजिकल क्या है, डस्ट है ना। सबसे पहला क्या, डस्ट, डस्ट किसके कारण होता है और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। डस्ट किसके कारण होता है, माइनिंग एक्टिविटीज में सबसे बड़ा डस्ट का कारण क्या हो गया, ड्रिलिंग। आप अंडरग्राउंड माइंस में जाएंगे, आप अंडरग्राउंड माइन जाएंगे तो ड्रिलिंग से आपका डस्ट उड़ेगा, ठीक है, ब्लास्टिंग से डस्ट उड़ेगा, क्रशिंग जहाँ कोयला को क्रश किया जाता है वहां डस्ट उड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन जो आप कोयले को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप, सबसे ज्यादा डस्ट अभी क्या ट्रांसपोर्टेशन से आपको देखने मिलेगा जो माइंस एरिया में है। तो रोहन रॉक तो शायद पहुंच गया अब, वो देख रहा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है उससे कितना ज्यादा डस्ट होता है ना। डंपिंग ऑफ ओर, जो आप डंपिंग जहाँ करते हैं, मटे और मतलब जो भी आपका कोयला या और को आप जो डंपिंग करते हैं, वो सबसे क्या होगा, आपका डस्ट उड़ेगा। आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ हाई लेवल्स ऑफ एयरबर्न कोल एंड अदर मेटल डस्ट इंक्लूडिंग एस्बेस्टस एंड एक्सपोजर टू क्रिस्टलिन सिलिका। तो कॉजेज क्या क्या है, आपके डस्ट उड़ने के कॉजेज क्या क्या है, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, क्रशिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डंपिंग, है ना। ये सारा चीज क्या है, आपका कॉजेज है। अब उसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड को, डस्ट को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले क्या, ड्रिलिंग से जो आपका डस्ट निकल रहा है उसको वेट ड्रिलिंग कर सकते हैं, है ना। वेट ड्रिलिंग कर सकते हैं आप, कि जहां से भी आप ड्रिलिंग कर रहे हैं वहां पानी का छिड़काव मशीन के साथ ही स्प्रे सिस्टम लगा दिया, तो आप क्या क्या हुआ, वेट ड्रिलिंग हुआ, वहां डस्ट कम से कम निकलेगा। ठीक है, वाटर स्प्रेइंग अरेंजमेंट, जो ये टैंकर नहीं मिलता है, तो आपको टैंकर कहीं से भी जुगाड़, मतलब टैंकर रहता है, वैसे ज्यादातर ब्रेकडाउन रहता है, ठीक है, टैंकर रहता है ज्यादातर ब्रेकडाउन रहता है, लेकिन टैंकर से क्या करना है, हमें वाटर स्प्रेइंग अरेंजमेंट करना है ना, ताकि डस्ट कम उड़े। मेंटेनिंग स्पीड ऑफ कटर हेडर, जो आपका कटर हेडर है, मान लीजिए अंडरग्राउंड की बात करें तो कंटिन्यूस मैनर है, ठीक है, अंडरग्राउंड की बात करें तो कंटिन्यूस मैनर है, तो कटर हेडर के स्पीड को मेंटेन करना है ताकि उससे डस्ट ना उड़े। ठीक है, कटर कटर मशीन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डस्ट उड़ाते हैं, है ना, जैसे सरफेस माइनर, ओपन कास्ट की बात करें तो सरफेस माइनर, अगर आप अगर आप सरफेस मैनर में पानी का छिड़काव नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा डस्ट उड़ेगा, ठीक है। तो ये भी मेंटेनिंग स्पीड ऑफ कटर, ट्रीटमेंट ऑफ डस्ट विथ वाटर, जो भी डस्ट है उसको वाटर से ट्रीटमेंट करेंगे। इनकम्बस्टिबल मटेरियल, है ना, अंडरग्राउंड माइंस में जो इनकम्बस्टिबल मटेरियल हमने पढ़ा था उससे ट्रीट करेंगे डस्ट को। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ स्प्रे नोजल्स, जो स्प्रे नोजल्स होते हैं, ठीक है, पानी का छिड़कने के लिए जो नोजल्स लगाए हुए थे मशीन में, उनको क्या करेंगे, रेगुलर क्लीनिंग करेंगे। सुटेबल मैकेनिज्म टू इंटरलॉक द ऑपरेशन ऑफ वाटर स्प्रेइंग एंड कटिंग एट ऑल टाइम इन कोल कटर। ठीक है, एक ऐसा अरेंजमेंट हम करेंगे कि जब हमारा कोल कटर चालू होगा तो उसके साथ साथ क्या है, ऐसा अरेंजमेंट हम करेंगे कि जब हमारा इंटरलॉक रहेगा, जब हम मशीन चालू करेंगे तो वो इंटरलॉक सिस्टम रहेगा, खुद ब खुद वाटर स्प्रेइंग सिस्टम चालू हो जाएगा। ठीक है, जब तक वाटर स्प्रे सिस्टम चालू ना हो तब तक कटिंग चालू ना हो। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि कटिंग चालू हो, मतलब पहले वाटर स्प्रेइंग चालू होगा उसके बाद ही कटिंग चालू हो, तो इंटरलॉक सिस्टम हम कर सकते हैं। स्क्रीनिंग एंड शॉर्टिंग प्लांट टू बी लोकेटेड बियॉन्ड 80 मीटर फ्रॉम डाउन कास्ट शाफ्ट। ठीक है, जो स्क्रीनिंग प्लांट होता है ना, जिसमें हम क्या कोयले को छांटते हैं, साइज को अलग अलग साइज के कोयले को छांटते हैं, वो क्या हो गया, स्क्रीनिंग प्लांट। ठीक है, तो वो जो प्लांट है वहां भी डस्ट उड़ता है, तो डाउन कास्ट शाफ्ट से क्या होता है, हमारा अंडरग्राउंड माइंस में हवा अंदर जाता है। ठीक है, डाउन कास्ट शाफ्ट से क्या होता है, हमारा इनटेक होता है। तो जो भी स्क्रीनिंग एंड सॉर्टिंग प्लांट है वो डाउन कास्ट शाफ्ट से 80 मीटर दूर बनेगा। ठीक है, डाउन कास्ट शाफ्ट से 80 मीटर दूर बनेगा क्या, आपका जो स्क्रीनिंग और सॉर्टिंग प्लांट है। इंक्लाइन और अदर ओपनिंग्स बीइंग यूज्ड एज इनटेक। ठीक है, अच्छा, शाफ्ट से, डाउन कास्ट शाफ्ट से या कोई भी ओपनिंग से जो कि इनटेक के लिए यूज होता है, उससे 80 मीटर दूर क्या बनेगा, आपका स्क्रीनिंग प्लांट। वर्कर्स टू बी प्रोटेक्टेड बाय रिमोट ऑपरेशन, जॉब रोटेशन और बाय यूजिंग डस्ट प्रोटेक्टर। ठीक है, वर्कर्स को क्या करना है, डस्ट प्रोटेक्टर्स वगैरह यूज करना है ताकि डस्ट में कम से कम वो जा सके।
तो पहला ऑक्यूपेशनल हजार्ड हमारा क्या था, डस्ट। उसके कॉजेज क्या है, माइनिंग, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, ये सब कॉजेज हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, डंपिंग होते हैं, उनको कैसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये सारा चीज इसमें दिया हुआ था। ठीक है, अगला क्या है, नॉइज। अगला क्या है, नॉइज। आपका अगला है हजार्ड, क्या है, नॉइज। वो किसके कारण होता है, कॉजेज अगर हम देखें क्या किस कारण से होता है, तो ऑपरेशन ऑफ हेवी मशीनरी प्रोड्यूसिंग हाई इंटेंसिटी नॉइज। ठीक है, जो बड़े बड़े मशीन चलते हैं उनसे क्या होता है, आपका बहुत ही ज्यादा नॉइज निकलता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, आवाज होगा। अब उसको प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है ना, उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो प्रोवाइडिंग इंक्लोजर और बैरियर टू नॉइजी मशीन अटेनिंग स्क्रीन। मान लो कोई मशीन्स है, उसको हम क्या कर दिए, इनक्लोज कर दिए। जैसे आपका सीएचपी है, ठीक है, सीएचपी में बहुत ज्यादा नॉइज होगा, तो आप क्या कर दिए, उसको इनक्लोज कर दिए, चारों तरफ से क्या किए, सीट लगा दिए, है ना, सीट लगा दिए, इनक्लोज कर दिए। तो वो क्या होगा, उसका बहुत हद तक क्या होगा, नॉइज कम हो जाएगा। ठीक, तो क्या कर दिया अपन, इनक्लोज कर दिए जो नॉइजी मशीन है। फिटिंग साइलेंसर, साइलेंसर लगा दिए। ठीक है, कुछ ऐसे मशीन है जो बहुत ज्यादा आवाज करे, तो साइलेंसर, जैसे आप बाइक में देखेंगे तो साइलेंसर लगा रहता है, जिसके कारण आपका क्या, बाइक कम आवाज करता है। वही साइलेंसर फट गया तो बहुत ज्यादा आवाज करता है। ठीक है, नॉइज एब्जॉर्बर आप लगा सकते हैं मशीन में। आइसोलेटिंग मैन फ्रॉम सोर्स बाय मींस ऑफ acoustic enclosure, ensuring that machine is balanced। क्या मैन, जो भी मैन सोर्स है ना, जो भी है, उसे इन आदमी लोगों को क्या हम कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं उस जगह से जहां बहुत ही ज्यादा नॉइस हो रहा है। इंश्योरिंग दैट मशीन इज बैलेंस्ड। मशीन कब नॉइस करेगा, मान लो इनबैलेंस मशीन है, वो आवाज कर सकता है। ठीक है, तो इनबैलेंस मशीन को अपन क्या करेंगे, ये श्योर करेंगे, इंश्योर करेंगे कि मशीन जो है आपका बैलेंस है। यूज ऑफ ईयर प्रोटेक्शन, जो ईयर मफ्स वगैरह आप लगा सकते हैं। मान लो जो ड्रिल में ही काम कर रहा है, तो अब वो कहाँ जाए, है ना, तो बहुत ही ज्यादा ड्रिल मशीन मान लीजिए आवाज कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, ईयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज कर सकता है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मशीन, अच्छे सुटेबल मशीन का सेलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, नॉइज को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या थी, नॉइज था। एग्जाम कब है, ये सब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो सरदार ओवरमैन का जो भी है, एसएससीएल का, ये क्या है, लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे। अभी डीजीएमएस डीजीएमएस वाले भी सब जुड़े हुए हैं, अननेसेसरी डिस्कशन करेंगे तो उनका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये जो भी एसएससीएल से रिलेटेड है, अपन क्या करेंगे, जो हमारा जब खत्म होने वाला रहेगा, जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद 10-15 मिनट अपन आराम से बात करेंगे। ठीक है। हम्म। अगला क्या, वाइब्रेशन। अब देखिए अगला हजार्ड क्या है, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन को अगर देखें तो किस कारण से आपका वाइब्रेशन होता है, वर्कर यूजिंग डिफरेंट मशीनरी लाइक न्यूमेटिक ड्रिल्स। ठीक है, ड्रिल्स में आपका वाइब्रेशन होगा। मशीनरी जो है, मशीन में क्या होता है, वाइब्रेशन होता ही है। एक्सकेवेटर्स रहेंगे, है ना, जो भी मशीन है इसमें वाइब्रेशन, डोजर में हिलेगा ही। डंपर, एचडीएल, एलएचडी, सरफेस माइनर, कन्वेयर आर एक्सपोज टू हाई डिग्री ऑफ फुल बॉडी एंड सेगमेंटल वाइब्रेशन ड्यूरिंग देयर एंटायर शिफ्ट और वर्किंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो जो एच ई एम एम है, हेवी मशीन्स हैं, उनमें वाइब्रेशन होता है। ठीक है, अब उसको कैसे कम किया जा सकता है, जो आपका कॉजेस क्या है, जो एच ई एम एम वगैरह है, इतने एच डी एल, एल एच डी, डंपर, है ना, इनमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। मान लो कुछ अच्छे से मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, या कुछ इस कारण से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चला रहे हैं, तो ये सब क्या होगा, आपका वाइब्रेशन के कारण बनते हैं। वाइब्रेशन किस में होगा, बड़े बड़े मशीन्स में। ओके, अगर उसका प्रिवेंशन आप देखेंगे कि उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो माउंटिंग ऑफ मशीन ऑन अ साउंड फाउंडेशन। आपने डाला देखा होगा। ठीक है, जो आजकल टिपर चलते हैं उनका क्या है, ये डाला, ये फाउंडेशन हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या बिछाया जाता है, डाला को बिछाया जाता है। तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वाइब्रेशन ना हो। ठीक है, साउंड फाउंडेशन। तो मशीन को ऐसा जगह माउंट करो कि वो साउंड फाउंडेशन हो। इफ नेसेसरी ऑन वाइब्रेशन आइसोलेटर और डैम्पर। ठीक है, वाइब्रेशन आइसोलेटर्स हम इसमें लगा सकते हैं, ताकि जो वाइब्रेट हो वो ऑब्जर्व हो जाए, वाइब्रेशन जो हो वो क्या हो, ऑब्जर्व हो जाए, एब्जॉर्व, सॉरी, एब्जॉर्व हो जाए, है ना। इंस्टॉलिंग द मशीन ऑन इनर्शिया ब्लॉक विथ अ डैम्पिंग सैंडविच बिटवीन इट एंड द बिल्डिंग फाउंडेशन।
ठीक है, अच्छे फाउंडेशन में रखे। वाइब्रेशन स्टडीज ऑफ वेरियस माइनिंग मशीनरीज, बीच बीच में हम क्या करें, अलग जितने भी मशीन है, अलग अलग टाइप के मशीन है, उनका क्या कर सकते हैं हम वाइब्रेशन का स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो माइनिंग मशीनरीज हैं उनका वाइब्रेशन का स्टडी हम कर सकते हैं कि कौन सा मशीन में ज़्यादा वाइब्रेशन है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। ये सारा चीज़ हम करके वाइब्रेशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉजेस क्या है, जो ये एच जितने भी हैं उनमें वाइब्रेशन होता ही है ना। तो उनको कैसे कम किया जा सकता है, अच्छे फाउंडेशन में हम उसको मशीन को खड़ा करें, है ना, अच्छे फाउंडेशन में खड़ा करें। मान लीजिए शॉवेल है, तो क्या करें हम, अच्छा प्लेन जगह देख के कहीं खड़ा करें ताकि वाइब्रेशन वगैरह कम हो, है ना। तो ये अपन कर सकते हैं। अगला क्या है, हीट एंड ह्यूमिडिटी। अंडरग्राउंड की बात करें तो हीट और ह्यूमिडिटी अंडरग्राउंड में किस कारण से हो सकता है, उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, हमारा वेंटिलेशन सही नहीं है। ठीक है, वेंटिलेशन जब हवा का प्रवाह सही नहीं रहेगा, है ना, हवा अच्छे से नहीं वेंटिलेट होगा अंडरग्राउंड माइंस में, तो वो क्या कारण होगा, उसके कारण क्या हो सकता है, हीट, बहुत ही ज़्यादा अंडरग्राउंड में हीट हो सकता है। यूज़ ऑफ हाई कैपेसिटी मशीनरी, ठीक है, हाई कैपेसिटी मशीनरी के यूज़ होने से भी क्या होगा, आपका मशीन का जो भी एग्जॉस्ट मशीन के कारण क्या होगा, वातावरण क्या होगा, गर्म होगा। ठीक, तो हीट और ह्यूमिडिटी के कारण क्या है होने के, एक तो कारण है कि वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, दूसरा क्या कारण है, बहुत ही हाई कैपेसिटी के मशीनरी चल रहे हैं। ठीक है, अब इसका प्रिवेंटिव मेजर्स अगर आप देखें कि इसको प्रिवेंट किया कैसे किया जा सकता है, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर शुड बी इंश्योर्ड इन द माइन वर्किंग एज पर स्टेचुटरी। मतलब जो भी हमारा रेगुलेशन बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग को फ्रेश एयर अच्छे क्वांटिटी में पहुंचना चाहिए। माइन वर्किंग में जहाँ भी वर्किंग हो रहा है वहां तक क्या होना चाहिए, अच्छे फ्रेश एयर पहुंचना चाहिए, जो भी रेगुलेशन में हमारा दिया है वर्किंग पोजीशन में। ठीक है, जो माइन वर्किंग है वहां तक फ्रेश एयर जब पहुंचेगा सही क्वांटिटी में, जो भी रेगुलेशन में दिया है, तो आपका हीट एंड ह्यूमिडिटी नहीं होगा। प्रोविजंस इन ऑर्डर टू क्लियर अवे स्मोक। ठीक है, अब अच्छे क्वांटिटी में हवा पहुंचेगा तो क्या होगा वहाँ जो भी स्मोक्स वगैरह रहेंगे वो हवा के साथ बह जाएगा। गैसेस अगर कुछ है, इनफ्लेबल नॉक्सियस गैसेस है, तो वो क्या होगा, हवा के साथ बह जाएगा। ठीक है, और टू हार्मलेस प्रोपोर्शन टू प्रोवाइड एयर कंटेनिंग सफिशियंसी और ऑक्सीजन, है ना, एयर के साथ क्या होगा, आपका अच्छा खासा ऑक्सीजन आएगा वहाँ। एंड टू प्रिवेंट एक्सेसिव राइज ऑफ टेम्परेचर, और हवा का प्रवाह, हवा का जो बहाव है वो अगर अच्छा रहेगा तो वहाँ क्या होगा, टेम्परेचर राइज नहीं होने देगा, और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को राइज होने नहीं देगा, जो कि हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। ठीक है, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, और जो मशीनरी जो बोल रहे हैं मतलब हाई कैपेसिटी मशीन के कारण जो हीट और ह्यूमिडिटी हो रहा है उनका प्रॉपर मेंटेनेंस होगा, तो उसके कारण भी मशीनरी का मेंटेनेंस अच्छा रहेगा, तो आपका क्या होगा, हीट कम होगा उसमें, है ना। तो एक तो क्या है, वेंटिलेशन को हम बढ़ा सकते हैं, अच्छे क्वांटिटी में हवा वाइन वर्किंग तक भेज सकते हैं, उससे आपका हीट ह्यूमिडिटी कम होगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि हीट ह्यूमिडिटी अगर है तो उसे कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंशन सारे दिए हुए हैं कि क्या कर सकते हैं, अच्छे क्वांटिटी में जो रेगुलेशन स्टैचुरी प्रोविजंस में दिया हुआ है हम माइन वर्किंग तक हवा भेजेंगे। अगर मशीनरी के कारण, हाई कैपेसिटी मशीन के कारण आपका वो हो रहा है, हीट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे मशीनरी का, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि आपका एलिमिनेशन हो रहा है, पुअर एलिमिनेशन है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, है ना। अगला क्या है, लाइट, लाइट कम है तो वहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस है, मतलब पुअर एलिमिनेशन है, कॉज क्या है, आपका लाइटिंग अच्छा नहीं है माइंस में। अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, एडिक्वेट लाइटिंग अरेंजमेंट शैल बी प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ग्लेरे और आई स्ट्रेन। ठीक है, एडिक्वेट लाइटिंग अरेंजमेंट, अच्छे से हम लाइटिंग अरेंजमेंट करेंगे ताकि ऐसा भी ना रहे कि मतलब अच्छा से लाइटिंग अरेंजमेंट नहीं रहा तो क्या होगा, आँख में जो पड़ता है ना, आँख में मतलब चुंधियाना बोलते हैं ना शायद आसान भाषा में। ठीक है, तो आँख जो चमक जाता है, तो वो सब ना हो, अच्छे से हम ऐसा अरेंजमेंट करें कि जो नॉर्मल हमें लाइट दिखे, है ना। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अच्छे से लाइटिंग अरेंजमेंट करके। अगला क्या है, केमिकल। केमिकल से जो हजार्ड हो सकता है वो क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और लोकल एक्शन। डायरेक्ट हम केमिकल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए। ठीक है, यूज ऑफ केमिकल्स, एसिडिक वाटर, मशीन ऑयल, ठीक है, मशीन ऑयल के कांटेक्ट में आ गए, अदर केमिकल सब्सटेंसेस कमिंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद स्किन।
ठीक है, कोई भी केमिकल हो सकता है, हाँ चमक जाना, कोई भी केमिकल्स हो सकता है, वो हमारे हम क्या है डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आ गया, तो क्या हो गया, हमारा स्किन जल गया या कुछ भी हो सकता है ना, उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं केमिकल्स के। तो ये सब कॉजेज है कि जो भी मशीन के ऑयल हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाना है ना। अब इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अवॉइडिंग फिजिकल कांटेक्ट ऑफ दिस केमिकल्स विद स्किन। हम अवॉइड करेंगे कि ये जो केमिकल्स हैं वो हमारे कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे कि हम फिजिकल कांटेक्ट ना करें ना, ग्लव्स वगैरह पहन के उसको यूज केमिकल को हैंडल करें। अगला क्या है, गैस और गैस पॉइजनिंग और इनहेलेशन, जो जहरीली गैस है उनके कारण जो हमारा हजार्ड हो जाता है। ठीक है, अब माइंस में जो अंडरग्राउंड, मेनली अंडरग्राउंड में ये सारी चीजें पाई जाती है कि जहरीले गैस कौन कौन से हो सकते हैं, नॉक्सियस गैसेस। ठीक है, नॉक्सियस मतलब NOx, नॉक्सियस जो भी है ना, नॉक्सियस गैसेस, NOx वाले जो गैसेस होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। और क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी नाइट्रस फ्यूम्स होते हैं, सॉरी यहाँ गलत बता दिया मैंने। ठीक है, नाइट्रस फ्यूम्स NOx होते हैं। नॉक्सियस गैसेस क्या क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, जहरीले गैस के अंदर आते हैं। ठीक है, नाइट्रस फ्यूम NO वाले जो है आर कॉमन सोर्सेस कॉजेज ऑफ इनहेलेशन पॉइजनिंग। अब ये सारे अंडरग्राउंड माइंस में मिलते ही हैं। ठीक है, अब इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है कि मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीले मात्रा में ना बन सके। ठीक है, उनका भी कुछ परसेंटेज होता है, कितने परसेंट तक ठीक है, उसके ज़्यादा परसेंट हुआ तो वो जहरीला हमारे ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करेगा। तो एडिक्वेट वेंटिलेशन ही एक ऑप्शन है कि ये जो जहरीले गैसेस हैं वो कहीं एक जगह जमा ना हो। ठीक है, तो जो गैस पॉइजनिंग के कारण जो हजार्ड होता है, गैस पॉइजनिंग के कारण जो हजार्ड होता है उसके कॉजेज क्या क्या है, ये सारे जो जहरीले गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस फ्यूम्स। ठीक है, ये सारे के कारण क्या होता है, जहरीले गैस हम लेते हैं तो हमारे हम क्या हो सकता है उसमें खत्म हो सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि आप अच्छा वेंटिलेशन रखें, वेंटिलेशन अच्छा होगा तो ये जो जहरीले गैस है वो क्या होगा, कहीं ना कहीं रुकेंगे नहीं, वो क्या है हवा के साथ बाहर निकल जाएंगे। अगला क्या है, मेटल पॉइजनिंग। ठीक, मेटल पॉइजनिंग में क्या है, ये जो मेटल्स होते हैं, मैग्नीज, मर्क्यूरी, लीड, है ना, ब्रोमी, CR, BR। ठीक है, ये तो ड्यू टू देयर हार्मफुल केमिकल प्रॉपर्टीज कॉज ट्रिमेंडस एडवर्स इफेक्ट ऑन माइनर सेल्स। ठीक है, ये जो मैग्नीज है, MnHg, ठीक है, मर्क्यूरी, लीड, है ना, क्रोमियम, ब्रोमियम, ये सब क्या है आपके मेटल्स, ऐसे मेटल्स हैं जिनमें हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं। उनका सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, हार्मफुल होता है, जो एडवर्स इफेक्ट करते हैं हेल्थ पे। ठीक, तो जो मेटल पॉइजनिंग है उसमें ये सारे क्या है, हार्मफुल केमिकल प्रॉपर्टीज रहते हैं उसके अंदर, जो माइनर्स के हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट करते हैं। अब इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, अवॉइडिंग यूज ऑफ दीज हार्मफुल मेटल्स, एडिक्वेट स्टेप शुड बी टेकन टू गार्ड अगेंस्ट गैस एंड मेटल पॉइजनिंग। ठीक है, इन हार्मफुल मेटल्स का यूज को हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हार्मफुल मटेरियल है इनके यूज को हम अवॉइड करके, यूज ही नहीं करेंगे तो अवॉइड करेंगे, तो क्या होगा, हम इसके मेटल पॉइजनिंग से बच सकते हैं। ठीक है, तो मेटल पॉइजनिंग में ये सारी चीजें आती हैं, MnHg, Pb, CR, Br। ओके, अगला क्या, मैकेनिकल हजार्ड। तीसरा आप देखेंगे तो क्या है, मैकेनिकल हजार्ड। मैकेनिकल हजार्ड में क्या हो सकता है, आपका फॉल्टी स्ट्रक्चर ऑफ सीट्स ऑफ द मशीनरी। ठीक है, मशीन ही आपका खराब है, खराब मशीन के कारण क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, तो क्या है, फॉल्टी स्ट्रक्चर ऑफ सीट्स ऑफ द मशीनरी, मशीन के फॉल्टी स्ट्रक्चर के कारण क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। रॉन्ग पोस्चर ऑफ एम्प्लॉयज वाइल हैंडलिंग द मशीनरी। पोस्चर मतलब जो बैठने का एक अच्छे से नहीं बैठना है ना, पोस्चर अच्छे से नहीं बैठ पा रहा है या ऑकवर्ड ऑकवर्ड पोजीशन में बैठा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रॉन्ग पोस्चर। ठीक है, एम्प्लॉय का जब मशीन को हैंडल कर रहा है तो क्या है, उसका पोस्चर जो है वो सही नहीं है, तो वो सब क्या हो गया आपका, एक्सीडेंट के चांसेस हो गए। फॉल्टी वेज ऑफ लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग हेवी इक्विपमेंट, अगर हम हेवी इक्विपमेंट को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, उसको फॉल्टी वे, गलत तरीके से हैंडल कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट हो सकता है ना। ये सारी चीजें क्या है, मैकेनिकल हजार्ड के कारण है। अब इसका प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं,
एर्गोनॉमिक एर्गोनॉमिक असेसमेंट ऑफ ऑल लेटेस्ट मशीन्स, जो भी आपके मशीन्स आ रहे हैं उनको क्या करना है, एर्गोनॉमिकली असेसमेंट करना है कि ये एर्गोनॉमिकली डिजाइंड है कि नहीं। जो हमने एर्गोनॉमिकली पढ़ा हुआ था, एर्गोनॉमिकली हमने पढ़ा हुआ था कि क्या, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑपरेटर है उसे क्या करना है, कंफर्ट देना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटर को कंफर्ट देना, वो क्या हो गया, एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन होता। तो हर एक मशीन का हमें क्या करना है, एर्गोनॉमिक असेसमेंट करना है कि जो भी मशीन है वो सही तरीके से एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन है कि नहीं, ताकि जो हमारा एम्प्लॉय है वो सही तरीके से बैठ पा रहा है कि नहीं, सीट का स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, ताकि उसको चलाने में अगर दिक्कत नहीं होगा तो एक्सीडेंट के चांसेस खुद ब खुद कम हो जाएंगे। बिफोर देयर इंट्रोडक्शन इनटू माइनिंग ऑपरेशन शुड बी मेड। ठीक है, जो भी मशीन्स है उसको माइनिंग ऑपरेशन में, माइंस में लाने से पहले उसको एर्गोनॉमिकली असेसमेंट करना ज़रूरी है, ताकि जो मैकेनिकल फॉल्ट के कारण हमारा एक्सीडेंट होता है वो सारी चीज़ें से हम बच जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या थे, ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास से अपन क्या करेंगे, आज यहीं वाइंड अप करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या कर लेंगे, एक्सीडेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ लेंगे। ठीक है, एक्सीडेंट क्यों होता है, उनके क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं। ओके, ये इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे कल हम, कि फटल कब कहते हैं, सीरियस कब कहा जाता है ना, मेजर एक्सीडेंट कब कहा जाता है, डिजास्टर कब कहा जाता है, रिपोर्टेबल इंजरी कब कहा जाता है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, है ना। रिपोर्टेबल, माइनर और सीरियस तो सब जानते हैं, मेजर और डिजास्टर में कंफ्यूजन था, तो ये सब कल अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी रेट एंड सिविरिटी रेट, ये इंपॉर्टेंट है, सिविरिटी रेट, फ्रीक्वेंसी रेट। ओके, चलिए ठीक है, आज क्लास यहीं बाइंड अप करते हैं, बाकी अब माइनिंग सरदार ओवरमैन वाले से डिस्कस किया जाए। तो रहा सबसे बड़ा सवाल क्या है आपका, कि एग्जाम कब होगा एसईसीएल का। ठीक है, एग्जाम कब होगा एसईसीएल से। आज मैंने क्या किया, जिस बंदे ने, मतलब कुछ लोगों ने मिलकर केस किया है। ठीक है, कुछ लोगों ने क्या किया है, मिलकर केस किया है, तो एक बंदे से मैंने बात किया जो उस केस में इन्वॉल्व है। उसका ये कहना है कि आपका जो हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट जो है आपका एसईसीएल का, उसके जज का ट्रांसफर हो गया है, मतलब एक दो दो तीन बार ट्रांसफर हो चुका है, अभी भी चल ही रहा है, ट्रांसफर हो जाता है बार बार, है ना। तो क्या होता है, उसके कारण आपका केस पेंडिंग हो जा रहा है। आखिरी डेट था 14 जुलाई, उसके बाद कोई डेट ही नहीं मिला है। ओके, तो ये क्या है, अभी पेंडिंग चल रहा है। और एक ये चीज बताया उसने कि एमसीएल में भी केस किया गया है, तो जो 45 सीट बचाया गया है, जो केस किए हैं उनके लिए 45 सीट रिजर्व करके बाकी सीट निकाल दिया गया था। ठीक है, तो जो 45 सीट, उसका यदि फैसला हो जाता है तो उसके बेसिस पे एससीसीएल को भी फैसला मिल सकता है कि देखिए उस हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया है, तो आप भी हमारे पक्ष में फैसला कर दो। तो फिलहाल कुल मिला के ये कंडीशन आपके सामने है कि ये लीगल प्रोसेस बहुत ही खराब होता है, जानते हैं आप, कोर्ट कचहरी जान रहे हैं ना, कोर्ट कचहरी का बहुत ही बेकार कंडीशन है। कभी जज का ट्रांसफर हो गया, कभी वो हो गया, तो तारीख पे तारीख मिलते रहती है, इंसाफ नहीं मिलता है ना। तो थोड़ा सा और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये मान के चलिए कि महानदी वाला अगर फैसला हो जाता है तो यहाँ जल्दी से जल्द हो जाएगा। ठीक, तो फिलहाल आपका कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि आप बोल सके कि हाँ सर अगले महीने हो जाए या 10-15 दिन बाद हो जाए। हाँ, अब एक काम आप कर सकते हैं, आप लोग भी केस करें कि सर हमारी क्या गलती है, आप जल्द से जल्द फैसला करें, लेकिन वही है। अपने टच में तो रहना पड़ेगा यार। अब जो सिस्टम है ये तो गड़बड़ है ही। हमारा जो सिस्टम है कि इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, इतना ज़्यादा, मतलब फ्रस्ट्रेशन ही हो रहा है। जो बेचारे एलिजिबल हो आप लोग, है ना, उनके लिए भी दिक्कत है। अब वो भी रिस्ट्रिक्टेड से कर लिए हैं, वो भी अपने लिए लड़ेंगे, उनका जो हक है वो तो लड़ेंगे ही।
है ना। लेकिन जो सिस्टम है वो थोड़ा गड़बड़ है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब आपका जज का ट्रांसफ़र हो जा रहा है कभी, अब क्या हो रहा है जो नए केस आ रहे हैं उनमें ही नया जज आया है, वो क्या है नए केस में ही उलझा हुआ है, ठीक है? पुराने केस को वो देख नहीं पा रहा है, तो नया तारीख ही नहीं मिल रहा है आपको, तो इंसाफ कैसे मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ ये गड़बड़ हो जा रहा है यार। तो जो है, जो जिसने केस किया है मैंने डायरेक्ट उससे ही बात किया, तो उसका ये कहना है कि ऐसी-ऐसी कंडीशन है ना? कि जज का ट्रांसफ़र हो रहा है या कुछ हो रहा है तो केस कहीं न कहीं फँसा हुआ है। अभी क्या चल रहा है आपका अगस्त, अगस्त लास्ट हो गया। ये मान के चलिए अगर सितंबर में महानदी वाला केस क्लियर हो जाता है, ठीक है? सितंबर में महानदी वाला केस क्लियर हो जाता है, तो फिर उस बेसिस पे यहाँ जल्दी सुनवाई हो सकता है कि वहाँ के हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला किया है, आप भी इन्हें एलिजिबल करके एग्ज़ाम ले लो, ठीक है? ठीक है? तो थोड़ा-सा गलत तो है आप लोगों के लिए, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या तो महानदी का देखिए, उम्मीद है महानदी के जैसा उसने बताया हमें, तो केस करना पड़ेगा, नहीं तो हाँ, आप लोग ये कर सकते हैं, ये संदीप सुदीप्ता बनर्जी ना, इन्होंने अच्छी बात बोली कि अच्छी बात बोला इन्होंने कि आप लोग 1 महीना और वेट कर लीजिए, नहीं तो आप लोग भी कुछ कीजिए, है ना? आप लोग भी कुछ कर सकते हैं कि ऐसे कैसे चलेगा, हम फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है ना? और हम एलिजिबल हैं, या तो दोनों को देने दो या तो हमें ही देने दो, ऐसे थोड़ी ना होता कि यार उनके चक्कर में सबको घसीट रहा है ना? हाँ सॉरी, जनरल सेफ्टी क्लास एंड हो गई, आप लोग डीजेएमएस वाले जा सकते हैं बिल्कुल, है ना? कल अपन कंटिन्यू करेंगे। मेटल माइंस से ट्रेनिंग कैसे मिलेगा? मेटल माइंस में आप राजस्थान तरफ जाके किसी मेटल माइंस में कर सकते हैं। का की समझ नहीं। क्लास यार देखो, आपके माइनिंग सरदार के में भी है, एससीसीएल में जनरल सेफ्टी की वो है, सिलेबस है माइनिंग सरदार में भी, तो ये दोनों के लिए था, डीजीएमएस के लिए भी था और माइनिंग सरदार के लिए भी। प्राइवेट सेक्टर कैसे ज्वाइन करें? आप हर जगह रिज्यूम जाके दे सकते हैं, है ना? जहाँ से भी आपका बुलावा आ सकता है, तो वहाँ जॉय मैनिंग वगैरह में ट्राई कर सकते हो। बाकी प्राइवेट मत देखो यार, अभी समय है, उम्र है अभी, गवर्नमेंट तैयारी कोशिश करो। हाँ, पेशेंस रखना पड़ेगा बॉस, पेशेंस के बिना तो बड़ा मुश्किल है। पेशेंस खो दोगे तो फिर तो यार गड़बड़ हो जाएगा। अब देख रहे हो एग्जाम डेट देने के बाद वो एससीसीएल ने क्या किया था, दिमाग लगाया था, ठीक है? कोर्ट वगैरह का क्या हो रहा था, छुट्टी चल रहा था। अब कोर्ट का छुट्टी चल रहा था, उस बीच में एससीसीएल ने दिमाग लगाकर 4 तारीख को एग्जाम डेट दे दिया, है ना? फिर भी इन्होंने क्या किया, कोशिश करके अच्छे से उस केस को खत्म किया। पढ़ना सब पड़ता है सर, अरे पढ़ाई कुछ काम नहीं आता वहाँ जॉब लगने के बाद। चलो रोहन, कहाँ ज्वाइन किया हो? डब्ल्यूसीएल में हो गया ना? 27 साल का हो गया, जनरल वाले हैं आगे, एज बहुत हो गया। 27 साल, फिर भी 3 साल बचा है ना यार। हाँ, एक काम कर सकते हो, कहीं कर सकते हो, एससीसीएल एग्जाम का वेट कर लो यार मृगेंद्र, लास्ट ऑप्शन रखो एससीसीएल एग्जाम। अगर एससीसीएल एग्जाम मान लीजिए कुछ इधर उधर होता है तो आप प्राइवेट बिल्कुल कोशिश करो।
ठीक है, ये जो मेटल माइंस वाले जो बोल रहे हो मुझे पर्सनल मैसेज कर लो, है ना, मैं देखता हूँ कुछ कहीं हो सकता है तो। ये तो मैं पहले ही सिखा दिया था यार रोहन। चलो, तो फाइनली ये बोलूंगा कि ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा साइड में रिवीजन करते रहो। बाकी एमसीएल का हो सकता है लास्ट नेक्स्ट मंथ, है ना, नेक्स्ट मंथ एमसीएल का हो सकता है फैसला आ जाए कुछ भी, तो उसके बेसिस पे एससीसीएल का भी फैसला हो जाएगा, फिर अक्टूबर में एग्जाम हो सकता है। दर्द कम करती है यार झंडू बाम तो। सर मेरा 24 साल और एससीसीएल फर्स्ट अटेम्प्ट है और कोशिश भी है इसी में निकालने की। बिल्कुल, 24 से इधर वाले तो कुछ सोचो ही मत, लगे रहो, कहीं ना कहीं होना ही है। 27-28 ज्यादा हो जा रहा है। अरे यार हाँ, वो भी तो है, इलेक्शन भी तो है। हाँ, आरटीआई वगैरह डालने से तो कुछ होगा नहीं, वो तो कोर्ट के ऊपर पड़ा है। ऐसा नहीं कि आप एससीसीएल के ऊपर प्रेशर देके चाहोगे एग्जाम दिलवा लें, तो नहीं। वो कोर्ट ने लास्ट मोमेंट में एकदम उंगली कर दिया कि यार आप एग्जाम नहीं ले सकते जब तक पेंडिंग है ना। तो एससीसीएल के ऊपर दबाव डालने से तो कुछ फायदा नहीं है, अब कोर्ट से जब तक फैसला नहीं है। मृगेंद्र को टेंशन नहीं दे रहा भाई, मृगेंद्र को मैं बोल रहा कि एससीसीएल बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उसमें हो सकता है, उसके बाद ठीक है कहीं प्राइवेट ज्वाइन कर लेंगे, एग्जाम का तैयारी तो है ही, रिवीजन चलता रहेगा बगल में। मैं मृगेंद्र को यही सजेशन दूंगा, एससीसीएल एग्जाम तक कुछ मत सोचो, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ये प्राइवेट प्राइवेट, है ना, या जो भी 28-29 के हो रहे हैं, जो भी 28 27 28 जो भी है उनके, है ना। ठीक है यार, चलो, अब कुछ दिन जुड़े रहेंगे, क्लास आपका जनरल सेफ्टी का चलता रहेगा, है ना। ठीक है, बाइंड अप करते हैं यहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट। रोहन राव, व्हाट्सएप मैसेज करना। ठीक है, गुड नाइट। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आपके शहर में शेर निकला है, मैंने भी व्हाट्सएप वीडियो देखा है यार, वो पता नहीं हमारे शहर का है कि किसी और शहर का है। चलो, ठीक है फिर, है ना।